भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हमने युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अल्टरनेट डेज पे आपको इसका चैप्टर वाइज डिस्कशन के लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी सीरीज में आज आपको 5th वाले चैप्टर का लेक्चर आपको अवेलेबल हम करवाने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसका चैप्टर 1 फ्रॉम सेक्शन 1 to 5 प्रीलिमिनरी इसके बारे में डिस्कस किया। ये इसका भी वीडियो जो आज का वीडियो है इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर हमने सेकंड चैप्टर, ये सीक्वेंस में चलता है सीआरपीसी। जैसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। यहाँ पे सेकंड चैप्टर में हम ऑफिसेस कौन कौन से कोर्ट्स हैं, कौन से ऑफिस हैं, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के और पीपी, एपीपी, स्पेशल पीपी, इनके बारे में सेक्शन 6 to 20 में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में थर्ड चैप्टर में जो सेकंड में जिनका कॉन्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे उनको एम्पावर्ड कर दिया पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया कि कोर्ट्स के क्या क्या पावर हैं, सेक्शन 21 से लेकर के और सेक्शन 29 तक इसके बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद में फोर्थ चैप्टर, इसमें सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का पावर और असिस्टेंस और एड टू मजिस्ट्रेट एंड पुलिस, इसके बारे में हमने सेक्शन 36 से लेकर के सेक्शन इस चैप्टर के 31, 32, 33, 34 इनमें हमने डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने चैप्टर 4 में हमने देखा सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का पावर। तो एक बार मैं फिर आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। चैप्टर 1 जो जनरल इंट्रोडक्शन का है, सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस, और थर्ड चैप्टर है जहां सेकंड चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स हो गया, तो थर्ड में पावर ऑफ कोर्ट्स, और फोर्थ में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर और असिस्टेंट टू मजिस्ट्रेट और पुलिस। अब पुलिस की बात आई है तो पुलिस जो विटनेसेस के लिए हो या एक्यूज्ड पर्सन हो उनको अरेस्ट करने का काम करेगी। ऐसे सीक्वेंस में चलाएं तो बहुत जल्दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट, चैप्टर 3 पावर ऑफ कोर्ट, चैप्टर 4 सुपीरियर पुलिस ऑफिसर का पावर और मजिस्ट्रेट और पुलिस के असिस्टेंस के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है। और 5th चैप्टर है पुलिस को पावर 4th में दिया है, पुलिस के पावर की बात चैप्टर 4th में की है, तो 5th में पुलिस अरेस्ट करेगी। ऐसा करके इनको अपने को लर्न करना है। अब यहाँ पर चैप्टर 5 में जो सेक्शन 35 से हम एक एक सेक्शन बाय सेक्शन इसका डिस्कशन करेंगे। अरेस्ट ऑफ पर्सन, इसमें कौन अरेस्ट कर सकता है, क्या पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, पुलिस बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकती है, कब कोर्ट के आदेश से अरेस्ट करेगी, कब मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, कब कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट किया कैसे जाएगा, इन सब के बारे में आज के इस डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 35, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस बिना वारंट के किसी को कब, ये चैप्टर 5 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का व्यक्तियों की गिरफ्तारी, इसका चैप्टर 35 है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बिना किसी को कब अरेस्ट कर सकती है। ये सेक्शन 35 में पुलिस की प्रेजेंस में, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है तो वहां पे पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 36 है BNSS का प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, गिरफ्तारी की प्रक्रिया कैसे अरेस्ट किया जाना है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया गिरफ्तारी की है वो सेक्शन 36 में यहाँ पर बता रखी है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाना है उसको, ये पहले 36 डिस्कस करें उससे पहले एक बार 35 को समझ लो। जिस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जहां लगता है कि व्यक्ति बाद में भाग जाएगा, विटनेसेस को टेम्परिंग करेगा, उसको इमीडिएट अरेस्ट करना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्शन ऑफ
विटनेसेस। और यहाँ गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के मामले में और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करना जाता है तो उसका नेम प्लेट लगी हुई हो, यानी उसकी आइडेंटिटी हो कि ये पुलिस वाला ही है। ऐसा तो नहीं कोई प्राइवेट पर्सन किसी को किडनैप करके लेके जा रहा हो, एब्डक्शन कर रहा हो। तो ऐसे में उसका नेम, उसकी आइडेंटिटी शो हो रही हो, और वो जो अरेस्ट करेगा उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा अरेस्ट का कि इस पर्सन को अरेस्ट किया, और उसको भी रीजन ऑफ अरेस्ट बताएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके आर्टिकल 22 के क्लोज 1 में भी इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो यहाँ पे रीजन ऑफ अरेस्ट बताएगा, उसकी इच्छा के एडवोकेट से कंसल्ट करने का उसका राइट है, ये उसको बताएगा। और उसको पूछेगा कि आपके अरेस्ट के बारे में किसको इन्फॉर्म करना, आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में या रिलेटिव में आप किसको इन्फॉर्म करना चाहते हो। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। उसके बाद में है 37 में डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, पदाभिहित पुलिस अधिकारी। तो 37 में हर डिस्ट्रिक्ट में पुलिस एक कंट्रोल रूम, पुलिस का एक कंट्रोल रूम होगा, डिस्ट्रिक्ट में भी और स्टेट लेवल पे भी, जहाँ पे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके नेम क्या हैं, किस किस ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, ऐसा सारा सेक्शन 37 इसमें प्रोविजन किया गया। 38 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन मीट टू एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। ये जो इसका एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट है, सेक्शन 38 में इसका प्रोविजन किया गया है। ये राइट इसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लोज 1 में। तो इसको इससे मना नहीं कर सकते कि, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि एडवोकेट आके बैठ जाएगा सुबह से शाम, रात दिन वहीं बैठा रहेगा, पूरे इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के दौरान नहीं, वो उससे आ सकता है, मिल सकता है। ये बीएनएसएस के सेक्शन 38 में प्रोविजन किया गया है। तो एडवोकेट से कंसल्ट करने का राइट एक्यूज्ड पर्सन का फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22 क्लोज 1, इसका हमें ध्यान रखना है। 39 अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, नाम और निवास बताने से इनकार करने पे अरेस्ट करना। जब पुलिस वाले किसी मामले में किसी पर्सन का नेम पूछते हों, रेजिडेंस के बारे में पूछते हों और नहीं बताया जाएगा, तो ऐसे पर्सन को सस्पेक्टेड पर्सन मानते हुए, उस ऑफेंस में उसका इन्वॉल्वमेंट मानते हुए या कोई ऑफेंस किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है फॉर द एश्योरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन्स नेम और एड्रेस। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में बीएनएसएस का सेक्शन 40 है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोड्यूस ऑन सच अरेस्ट, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पे प्रक्रिया। तो प्राइवेट पर्सन किसी पर्सन को कैसे और कब अरेस्ट कर सकता है, सेक्शन 40 देखिएगा। प्राइवेट पर्सन, जब प्राइवेट पर्सन के सामने सेक्शन 40 में कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, उसकी प्रेजेंस में ऐसा कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किया जाता है। अब ये कॉग्निजेबल कौन सा, नॉन बेलेबल कौन सा, तो ये जो बीएनएसएस का शेड्यूल 1 दे रखा है उसमें वो सेक्शंस दिए हुए हैं जिनमें है कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस किसी प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में भी करता है, तो ऐसा पर्सन उसको अरेस्ट करेगा और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो उतना पुलिस को हैंड ओवर कर देगा उस पर्सन को। उसके बाद में सेक्शन 41 के बाद में सेक्शन 41 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। यहाँ 40 में अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन है और 41 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट है। यहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट के एरिया में कोई ऑफेंस हुआ है और ऐसे मजिस्ट्रेट को उसके एरिया में, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उनका जहाँ ऑफेंस हुआ है ऐसे पर्सन को वो अरेस्ट करवा सकते हैं। और अरेस्टेड पर्सन यानी उसकी प्रेजेंस में हुआ हो या उसके एरिया के भीतर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो तो वो खुद गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को कह के उससे गिरफ्तार करवा सकते हैं। ये अरेस्टेड बाय मजिस्ट्रेट। 42 प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज फ्रॉम अरेस्ट। आर्म फोर्सेज के जो पर्सन हैं उनको अरेस्ट से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया है बीएनएसएस में, वो है
कि आर्म फोर्सेस के पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए उनके अरेस्ट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन जरूरी है। तो इसलिए अगर वो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन कर रहे हैं और उस दौरान ऑन ड्यूटी कोई ऐसी बात हो गई है जिसमें उनको अरेस्ट किया जाना हो, तो वहाँ पे कंसर्निंग गवर्नमेंट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ली जा सकती है। तो ये आर्म फोर्सेस के पर्सन्स को, अब ये जनरल रूल है, अगर वो स्टेट का एम्प्लॉय है तो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद उसको अरेस्ट किया जाता है, सेंटर का एम्प्लॉय है तो सेंटर से परमिशन लेने के बाद अरेस्ट किया जाता है। ये जनरल रूल है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। सो प्लीज ऑलवेज कीप इन माइंड दिस थिंग्स। 43 अरेस्ट हाउ मेड, ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी की कैसे जाएगी। एक तो जैसा फिल्मों में सीरियल में हम सब देखते हैं, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो चाहे कोई दूसरा हो, जिसमें ऐसे डायलॉग बोलते हैं ना, यू आर अंडर अरेस्ट, तो एक तो ऐसा बोल के, और एक जैसे ही बोला यू आर अंडर अरेस्ट और पता चला आदमी तो भाग लिया, तो फिर उसको बिना बताए पकड़ो। तो बाय वर्ड्स, शब्दों से बोल के, अगर शरीफ आदमी है वो अपने आप को पुलिस के हवाले करता है, तो ऐसे को बाय वर्ड्स, शब्दों से बोल के भी अरेस्ट किया जा सकता है। पर्सन ऐसा है जिसको शब्दों अद्दों से फर्क नहीं पड़ता, सब तो उसको पता चल गए या ये भी पता चल गया अरेस्ट करने आए तो वहां से भाग लेगा, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, यानी छू करके। और कितना फोर्स यूज करना, जितना उसको भागने से रोकने के लिए जरूरी हो उतना फोर्स यूज करके उसको रोका जा सकता है। सेक्शन 43 में ऐसे पर्सन अरेस्ट हाउ मेड, यानी बोल करके, शब्दों के द्वारा उसको कह करके। तो ये जो सेक्शन है हमारा 43, इसी सेक्शन को एनकाउंटर वाला सेक्शन भी कहते हैं। इसका क्लोज 2 और क्लोज 3, क्लोज 2 में कहा गया कितना फोर्स यूज करेंगे अरेस्ट करने के लिए, जितना जरूरी होगा। तो जितना जरूरी होगा में कितना, तो वहां पे आगे इसका क्लोज 4 में आएगा कि ऐसे में अगर डेथ और इस तरह के LI से पनिशेबल और मोर देन 7 ईयर से पनिशेबल ऑफेंसेज हैं, तो ऐसे में उसको, इनको छोड़ करके मारा नहीं जाएगा। इसका मतलब इनमें अगर ऐसी नौबत आ गई तो ऐसा किया जा सकता है, इसलिए इसको एनकाउंटर वाला सेक्शन भी कहा जाता है। अब इसमें जो क्लोज इसका 2 है, उसमें है पुलिस ऑफिसर जितना आवश्यक हो उतना साधनों को उपयोग में लेते हुए उसको अरेस्ट करेगा, जो भी युक्ति प्रयुक्ति लगाएगा अरेस्ट करने के लिए वो सारी लगाएगा। उसके बाद में इस सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3 जो अभी BNSS में जोड़ा गया, ये पहले दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में नहीं था। इसमें है कि पुलिस अधिकारी ऑफेंस की नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उसकी गंभीरता क्या है, उसकी ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है सोसाइटी पे, या तो उसको हथकड़ी भी पहना सकता है। और ऐसा कोई मामला हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा हो या टेररिस्ट क्राइम कोई कर रहा हो, ऐसे मामलों में, या आर्म्ड का कोई मामला हो, करेंसी नोट और इनका कॉइन्स, इनके फेक करेंसी नोट इनका मामला हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ हो, या सेक्सुअल ऑफेंसेस में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस करेगा, ये सारे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट बताए गए हैं। तो ऐसे का सबसेक्शन 4 में है। ऐसे पर्सन का स्पेशली एनकाउंटर का जो है वो सेक्शन 43 का सबसेक्शन 4 है। इस सेक्शन में कहा गया है कि डेथ और LI से पनिशेबल जो ऑफेंस हैं, इनका एलिगेशन है, डेथ और LI वाले, उनको छोड़ करके उसको मारा नहीं जा सकता। मारने का मतलब ये नहीं कोई सीधा उसको हेड शूट कर देंगे ऐसा जैसा एनकाउंटर होता है। तो पुलिस वाले जो एनकाउंटर करते हैं वो इसी का 43 सबसेक्शन 4 में ही होता है, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है, पुलिस वाले करते हैं कि उनको कौन सा एनकाउंटर करने में मजा आ रहा है। कोई ऐसा अपराधी है जो उनको शहीद कर देगा, तो वो अपने प्राइवेट डिफेंस में उनको भी हथियार चलाने की मजबूरी हो जाती है। ऑन ड्यूटी है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना, उस व्यक्ति को भी बचाना है। अब वो व्यक्ति बचना नहीं चाहे, मरना ही चाहे, तो वो ऐसी मजबूरी में पुलिस करती है। बाकी हमारी पुलिस
ऐसा काम करती नहीं है। तो ये जो एनकाउंटर जो भी होते हैं, जहाँ भी होते हैं, वो फेक हों, ठीक हों या नहीं हों, जो भी हों, वो सेक्शन 43 के सबसेक्शन 3 में किए जाते हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई पर्सन जिसने ऐसे ऑफेंस कर रखे हैं जो डेथ से पनिशेबल है और एलआई से पनिशेबल है, डेथ से और एलआई से पनिशेबल कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बीएनएस की क्लास में पूरी एक टेबल बना करके और पूरा का पूरा चार्ट आपको उस डिस्कशन में अवेलेबल करवा रखा है। आप चाहें तो बीएनएस की क्लास में आप पनिशमेंट वाला जो चैप्टर है उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो डेथ से पनिशेबल जो सेक्शंस हैं और एलआई से पनिशेबल हैं, उनमें किसी की डेथ तक कोज की जा सकती है अरेस्ट करने के लिए। तो जितने भी एनकाउंटर्स हैं वो समझने के लिए ये फॉर एग्जांपल है। बाकी पुलिस किसी का कोई एनकाउंटर नहीं करती, क्योंकि यहाँ हमारा पर्पज किसी का एनकाउंटर करना नहीं, बल्कि क्या पर्पज है, अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट को एश्योरेंस किया जाता है, ना कि उसको कोई शिकार करके लाना उसका। ऐसे ही सिचुएशन देखा जाएगा अरेस्ट हाउ मेड में। अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करना है तो फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में अरेस्ट नहीं करेंगे। वुमेन को वुमेन ही के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें भी ये देखा जाएगा कि वो वुमेन किस प्रकृति की है, किस प्रवृत्ति की है। ऐसा तो नहीं वो कोई आतंकवादी या नक्सलवादी या इस तरह की एंटी नेशनल एक्टिविटी में लगी हुई है, तो उसके लिए ना तो सूर्योदय सूर्यास्त देखा जाएगा, ना दिन रात देखा जाएगा। और वुमेन को एक वुमेन ही अरेस्ट करे, वो ही उसको छू करके पकड़ के अरेस्ट कर सकती है। लेकिन एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सस्पेक्टेड या बहुत ही डेंजरस है सोसाइटी के लिए, ऐसा कोई पर्सन है, उसको किसी भी समय कोई भी अरेस्ट कर सकता, मीन्स पुलिस। क्योंकि ऐसे पुलिस के हाथ बांध देंगे सूर्यास्त से सूर्योदय तक, वो फ्रॉम सनसेट टू सनराइज वो बैठी थोड़ी रहेगी उनके लिए कि लो जी सूर्योदय हो जाएगा तो मेरे को अरेस्ट कर लेना, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप उसका वेट करो, मैं आपका वेट करती हूँ। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे जो खूंखार अपराधी हैं, सस्पेक्टेड पर्सन हैं, उनको कभी भी किसी भी समय किसी के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। या ना मेल देखा जाएगा, ना फीमेल, ना दिन ना रात देखा जाएगा। अरेस्ट को अश्योर करना है, इसके लिए ये इस केस में कहा गया। उसके बाद में है सेक्शन 44। यहां पर सेक्शन 43 के बाद में 44 अरेस्ट हाउ मेड, 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। उसके बाद में सेक्शन 44 है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। ऐसा पर्सन जिसको अरेस्ट किया जाना है वो ऐसे किसी जगह पे एंटर कर गया है, तो वहां तक उस जगह पे जाके उसको सर्च करना, उसको देखना, कोई भी व्यक्ति जिसकी वो बिल्डिंग है, वो प्रेमाइस है, वो मना नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति यहाँ किस लिए अंदर जा रहा है, व्यक्ति उसको अरेस्ट करने के लिए अंदर जा रहा है, वो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे उसका राइट बनता है कि वो किसी भी मॉल में, किसी बिल्डिंग में, कहीं पे भी, किसी घर में, किसी खेत में, किसी फार्म में, जंगल में छुप गया है तो वो वहां तक जाए और उसको अरेस्ट को अश्योर करे। 45 में है परस्यूट ऑफ ऑफेंडर इनटू द ज्यूरिसडिक्शन, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अन्य अधिकारिताओं में पीछा करना इट मीन्स है कहां तक पीछा करेगा। ज्यूरिसडिक्शन जैसे ये हमारा पुलिस थाना बजाज नगर है, यह पुलिस थाना मालवीय नगर है, या पुलिस थाना गांधीनगर है, ये पुलिस थाने का प्रेमाइस है, प्रेमाइस और इसका ज्यूरिसडिक्शन जहां तक पुलिस थाना, ये जो पास की कॉलोनियां है, बजाज नगर है, हिम्मत नगर है, ये अपना मानवाश्रम कॉलोनी है, ये मधुबन कॉलोनी है, ये आसपास की जो कॉलोनियां हैं, वसुंधरा कॉलोनी, मूर्तिकला कॉलोनी, ये सारी, इन पे ये गांधीनगर बजाज नगर पुलिस स्टेशन का ज्यूरिसडिक्शन लगता है। तो ये तो हुआ पुलिस का अपना ज्यूरिसडिक्शन में अरेस्ट करना। अब मान लो अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर चला गया, दूसरा थाना क्षेत्र में, थाना ज्यूरिसडिक्शन में चला गया, तो वहां भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो कहां तक अरेस्ट किया जा सकता है, देश भर में जहां भी चला जाए, चाहे वो भाग के नागालैंड चला जाए, तमिलनाडु चला जाए, JNK चला जाए,
दादर नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड, मर्जी आए जहां चले जाए, देश भर में जहां जहां वो जाएगा वहां तक जाकर के पीछा करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सेक्शन 45 में इस बात के बारे में कहा गया। सेक्शन 46, नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, अनावश्यक अवरोध नहीं लगाया जाएगा। 46 में उतना ही फोर्स लगाया जाएगा जितना उसके अरेस्ट के लिए जरूरी हो। कोई व्यक्ति है जिसको कहने से कि यू आर अंडर अरेस्ट उससे साथ हो गया, तो फिर उसको हाथ से पकड़ना या उसका बेल्ट ऐसे पैंट पीछे से पकड़ना या हथकड़ी डालना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन व्यक्ति इतना खूंखार है जिसको अगर लगानी पड़े तो फिर हथकड़ी भी लगानी पड़ सकती है। तो ऐसे में अरेस्ट किया, कितना फोर्स लगाएंगे अरेस्ट में, जितना उसको अननेसेसरी रेजिस्टेंट नहीं, जितना आवश्यक हो उतना ही अवरोध लगाया जाएगा ताकि वो भागे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे उसको हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़ के लाएं जैसे फिल्मों में बताया जाता है, ऐसा नहीं। जैसे पहले एक मूवी आई थी पहले, क्रांति, तो उसमें क्रांति में मनोज कुमार ऐसे हथकड़ियों से, ऐसे बेड़ियों से झगड़ा हुआ। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे देशभक्ति गाने, अच्छी मूवी है। तो ऐसे यूं नहीं कि क्रांति मूवी वाले की तरह से जंजीरों में जकड़ के लाओ या शोले मूवी में जो बता रखे हैं उस तरह से जकड़ के लाओ, ऐसा नहीं। अरेस्ट में जितना जरूरी हो उतना सा रेस्ट्रेंट, इससे ज्यादा का नहीं। उसके बाद में 47 में है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बी बेल, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। जिसको अरेस्ट किया उसको बताया जाएगा कि आपका क्या क्या लीगल राइट बनता है, आप अपनी जमानत के बारे में प्रबंध कर लो, इसमें बेल हो सकती है, ऐसा उसको बताएंगे। किस वजह से अरेस्ट किया है ये भी बताएंगे। रीजन ऑफ अरेस्ट बताना, उसका जानना उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 क्लोज 1। एक तो एडवोकेट से कंसल्ट करने का और रीजन ऑफ अरेस्ट के बारे में जानने का। तो ये उसको रीजन ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा कि आपको अरेस्ट किया क्यों गया है और अब बेल का आपका राइट बनता है। ऐसे उसके जिस पर्सन को अरेस्ट किया उसके राइट्स के बारे में भी बताया जाएगा। सब 47 BNS में प्रोविजन किया गया है। 48 BNS, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट एटसेट्रा टू रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, जैसे सेक्शन 47 में हमने देखा, यहाँ पे उस पर्सन को बताया जा रहा है अरेस्ट क्यों किया गया। तो आप जमानत करवाना चाहें तो इन मामलों में जमानत आपकी इन सेक्शंस में जमानत हो सकती है। यहाँ पे उसको बताया जा रहा है, फिर उसको पूछा जाएगा कि बताइए आपके अरेस्ट के बारे में, आप तो अरेस्ट हो गए हैं, अब आपके अरेस्ट के बारे में किसको बताएं, आपके फैमिली मेंबर्स को बताएं, आपके फ्रेंड को बताएं या आपके रिलेटिव्स को बताएं, कौन आपका वेल विशर है जो इसमें आपकी बारे में उसको इन्फॉर्म किया जाए। तो व्यक्ति जैसा कहेगा उनको बताना। क्यों बताना? ताकि एक तो घर वाले पीछे से परेशान ना हो कि व्यक्ति गया कहाँ, दूसरा अगर घर वाले उसकी बेल का या कोई उसके लिए एडवोकेट हायर करना चाहें, क्योंकि किसी ने अपराध किया है या नहीं किया ये तो अभी तय नहीं, वो तो जजमेंट होगा तब पता चलेगा। तो ऐसे में अभी अरेस्ट हुआ तो वो अरेस्ट अननेसेसरी है, नेसेसरी है, अरेस्ट लीगल है, इलीगल है, इसके बारे में भी देखा जाएगा। इसलिए उसको पूछा जाएगा कि किसको इन्फॉर्म करें, ये उसका राइट बनता है, ये इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 48 के बाद में 49 में सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसकी तलाशी ली जाएगी। उसके पास कहीं कोई वेपन तो नहीं है, कोई चाकू हो, कोई ब्लेड हो या कोई और वेपन हो जिससे वो खुद को हार्म कर ले या किसी अदर पर्सन को हार्म कॉज कर दे, इंजरी कॉज कर दे, तो उसको पहले तलाशी ली जाएगी। आवश्यक कपड़ों को छोड़ करके बाकी के वस्त्र उस पर नहीं छोड़े जाएंगे। मेल हैं तो उनको जनरली जो पुलिस हवालात में बंद करते हैं उसको एक इनर वियर में बैठा देते हैं। फीमेल है तो उनको उनकी डिसेंसी का ध्यान में रखते हुए उनको उस हिसाब से, लेकिन फीमेल की फीमेल तलाशी लेगी और ऐसा कोई हथियार वगैरह नहीं है, ये इस बात का अश्योरेंस देखेगी। उनके पास से अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट क्या क्या चीज़ें उनके पास से जब्त हुई हैं, ये सेक्शन 49। 50 में प्रोविजन किया गया है पावर
टू सीज ऐसा कोई ऑफेंसिव वेपन्स, ऐसा कोई आक्रामक आयुध का अभिग्रहण करने की शक्ति, उसके पास में कोई इस तरह का कोई रिवॉल्वर है, कोई चाकू है, कोई और वेपन है जो ऐसा ऑफेंसिव वेपन हो, खतरनाक घातक आयुध हो, तो उसको सीज किया जाना, ये 50 में प्रोविजन किया गया है। सेक्शन 51 में है, सेक्शन 51 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 51 में एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा करना, जैसे अरेस्ट किया है इमीडिएट ले जाके उसका मेडिकल करवाया जाना, ताकि ऐसा नहीं कि वो कस्टडी में अपने आप को हार्म कोज कर ले, हो सकता है वो दीवारों के सर टकरा ले, तो इसलिए पहले ही उसका पुलिस वाले मेडिकल एग्जामिनेशन करवा देते हैं कि कहीं उसके मोच, खरोंच या कोई चोट के निशान हैं तो उस मेडिकल एग्जामिनेशन में आ जाएं। उसके बाद में करेगा तो बाद में भी वो पुलिस पे एलिगेशन लगा सकता है कि साहब मेरे साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ, और कभी कभी कस्टोडियल वायलेंस हो भी जाता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए सबसे पहले जिस समय अरेस्ट किया है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, ताकि व्यक्ति किस अवस्था में मिला, किस सिचुएशन में मिला, नशे में है, होश में है, उसका फिजिकली कोई इंजरी तो नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें, या कोई बीमार तो नहीं है, ऐसी कोई बीमारी हो और बाद में पता चले कि जेल में BP हाई हुआ और मर गया तो पुलिस वालों के तो आफत कर गया। तो इसके लिए वो पुलिस का भी प्रोटेक्शन है और एक्यूज्ड का भी प्रोटेक्शन है, तो उसका पहले मेडिकल एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर कर रहा है। यहाँ सेक्शन 51 में ये रिक्वेस्ट कर रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग, जैसे एडवोकेट इंडियन बार काउंसिल जैसे BCI से अप्रूव्ड है, वैसे वो MCI से सर्ट जो सनद जिनको मिली है, ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल उसका करवाएगा। सेक्शन 51 में ये मेडिकल करवा रहा है, और 52 सेक्शन है 52, इसमें है 52 में एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। यहाँ बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा किया जाना। यहाँ तो नॉर्मल जो अरेस्ट किया गया कोई भी पर्सन है 51 में तो वो पर्सन आ जाएगा जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसका एग्जामिनेशन कराएगा। और यहाँ पर 52 में जो रेप के मामले में ऑफेंस है, 52 में ऐसा कोई किसी ने किया तो उसका भी इमीडिएट मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ताकि वो विटनेसेस उसकी बॉडी से मिल जाए, विक्टिम का भी और एक्यूज्ड का भी। कोई सीमन का स्पॉट है, ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे इस ऑफेंस के बिना नहीं जा सकती, इसके लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। ऐसा सेक्शन 52 BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविजन किया गया है। 53 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी के द्वारा परीक्षा। जो पर्सन अरेस्ट हो गया है उस व्यक्ति की मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना, जहाँ व्यक्ति चाहे उसकी तरफ से या उसका एडवोकेट चाहे कि इसका एग्जामिनेशन करवाया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन तो करवाया जाएगा। 53 में 54 आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्तता कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसका ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। ऐसा तो नहीं किसी अदर पर्सन को या इनोसेंट पर्सन को उठा लाए जिसने ऑफेंस किया ही नहीं हो, या वो ऑफेंस नहीं किया जिसका एलिगेशन लगा है। जैसे अभी इंडियन एविडेंस एक्ट में आइडेंटिफिकेशन का, एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 था, अब BNS में इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो ऐसे उसकी शिनाख्त करवाना, जो पहचान परेड जिसको कहते हैं कि एक्चुअल में वही पर्सन है, कोई दूसरा तो नहीं, जिनके साथ ऑफेंस हुआ है उनको ऑफेंस करने की जितना जल्दी आइडेंटिफिकेशन परेड हो उतना ज़्यादा अच्छा। तो उसकी शिनाख्त करवाना गिरफ्तार व्यक्ति की, ऐसा नहीं किसी और को अरेस्ट करके बैठे हैं। 55 सेक्शन है 55 BNSS का, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता तब प्रक्रिया। पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन
वो अपने से जूनियर को अपॉइंट करता है जो सब इंस्पेक्टर से रैंक में नीचा ना हो। यानी इसमें यह है कि जिसको अपॉइंट किया गया है, सेक्शन 55 में जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया कि वो उसको अरेस्ट करके लाए, तो ऐसे अरेस्ट को अश्योर करने के लिए, इसके अश्योरेंस के लिए उसको पावर देगा कि वो उसको अरेस्ट करके लाए। और जैसे ही ऐसे पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो वो आकर के उसको इन्फॉर्म करेगा अपने सीनियर ऑफिसर को। तो जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, पुलिस ऑफिसर जो उसके सबऑर्डिनेशन में है, किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। और वारंट के बिना अपनी उपस्थिति में नहीं, ऐसे गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है तो वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाता है उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जाती है, तो ऐसे पर्सन को वो सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने सबऑर्डिनेट को आदेश देकर के किसी पर्सन को अरेस्ट करवा सकता है। और वो जैसे अरेस्ट करके लाएगा तो उसको बता देगा मैंने इस पर्सन को अरेस्ट कर लिया है। इसमें 56 है सेक्शन, नेक्स्ट 56। ये तो पुलिस ऑफिसर जो बिना वारंट के अपने से सबऑर्डिनेट को कहता है इसको अरेस्ट करिए, तो वो उसको अरेस्ट करके लाता है। 56 है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये कस्टोडियल वायलेंस जो अभिरक्षा में हिंसा होती है उनको रोकने के लिए ऐसे प्रोविजन किए गए हैं ताकि पुलिस वाले हर किसी को उठा करके कूटे नहीं, पीटे नहीं। इसलिए उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं उसको खाना नहीं दिया, पानी नहीं दिया, पीट पीट के मार डाला, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा जो पर्सन अरेस्ट करेगा उसका जिम्मा बनता है। अगर मान लो रात में भी तबीयत बिगड़ गई तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ये अभी हम अरेस्ट वाली बात कर रहे हैं, जो उसको डिटेंशन में रखा जाता है, पुलिस थाने पे गिरफ्तार करके रखा गया है, उस समय इस बात का ध्यान रखा जाए। 57 में है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना उन मामलों में जिसमें किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर में ले जाना, ये उसका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 22 का क्लोज 2, जिसमें है अरेस्टेड पर्सन को विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट को पेश करना, एक्सक्लूड द टाइम, जो जर्नी का टाइम लगा, यात्रा के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को पेश किया जाना। और किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को बोला है तो वो अपने पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और पुलिस ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेगा। ऑन रिकॉर्ड अरेस्ट जैसे ही लिया है, लेते विद इन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश करना, ये नॉर्मल प्रोविजन है, इनको ध्यान में रखना है। 58 में प्रोविजन किया गया पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स, ये यहाँ भी मेंशन किया गया। उधर हमारे फंडामेंटल राइट में भी आर्टिकल 22 का क्लोज 2 है कि किसी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया 24 आवर्स से ज्यादा उसको डिटेन नहीं रखेंगे, मजिस्ट्रेट को पेश करना। उससे ज्यादा रखना फिर जेसी पे रखना है, पीसी पे रखना है, वो फिर कोर्ट उसको देगा रिमांड पे, ये कोर्ट का पावर है। लेकिन पुलिस वालों के पास में 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं है। वो बात अलग है कि पुलिस वाले उसको पहले रिकॉर्ड पे लेते नहीं, ऐसे अरेस्ट करके ऑफ द रिकॉर्ड रख लेते हैं और फिर जब कोर्ट में पेश करना होता है, जैसे कल पेश करना तो आज की डेट और टाइम डाल देंगे। तो ऐसा पुलिस के पास ऑन रिकॉर्ड जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट को पेश किया जाना। इससे ज्यादा पुलिस के पास पावर नहीं है कि वो उसको डिटेन रखे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आप कहते हैं कि पुलिस वाले किसी को 2-2, 5-5, 7-7 दिन तक ऐसे ही रख लेते हैं, वो सारा इल्लीगल है, गलत तरीके से रखते हैं। ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर उन पे कार्रवाई होती है, फिर सेशन जज या हाई कोर्ट उन पे एक्शन लेते हैं, फिर उनकी नौकरियां जाती हैं, उनको जेल में जाना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, लॉ को हाथ में चाहे एक्यूज्ड लो, चाहे पुलिस वाला लो, चाहे कोई एक आम आदमी लो, लेमैन, कोई भी सामान्य साधारण व्यक्ति लेगा तो भी उस पर वो लो वैसे ही एप्लीकेबल होगा। इसलिए विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट को पेश किया जाना, ये ध्यान रखना है। 59 है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि जो जो अरेस्ट हुए हैं उन गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करेगी जिला मजिस्ट्रेट को
क्योंकि जेल कितनी होंगी, कौन किस अपराध में पकड़ा गया है, उस डिस्ट्रिक्ट में ऑफेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये सारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की स्टेट की है। स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का डीएम है, कलेक्टर है, तो पुलिस जो अरेस्ट हुए इंचार्ज पुलिस स्टेशन उनको इन्फॉर्म करेगा, सब इन ऑफेंसेस में इतने इतने लोग ये हमने इन सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता की में अरेस्ट किए हैं, तो इसलिए इनको रिपोर्ट करना है डीएम को। 60 डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, पकड़े गए व्यक्तियों का उन्मोचन। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया है और अरेस्ट किया गया पर्सन के बारे में पता चला कि उसका जिस एलिगेशन उस पे लगाए गए हैं वो ऑफेंस उसने किया ही नहीं है, तो ऐसे पर्सन को वहां पे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में कोई विटनेस, ऐसा कोई कंक्लूसिव विटनेस आ गया जिससे उसको फिर से अरेस्ट किया जा सकता है, इसलिए डिस्चार्ज बोला। जैसे हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको वापस चार्ज में लगा देते हैं, तो उसको भी अगर ऐसा कोई एविडेंस लग गया हाथ पुलिस के तो फिर उसको अरेस्ट कर लेंगे, तो ऐसा उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। पावर ऑन एस्केप, परस्यूज एंड रिटेक, निकल भागा पर पीछा करना और फिर पकड़ लेने की शक्ति। कोई निकल भागने पर पीछा करना, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है वो व्यक्ति पुलिस की कस्टडी से भाग रहा है, भाग गया, तो पुलिस के पास में भी पावर है कि उसको अरेस्ट कर सकती है। कहां तक भागकर, जहां तक वो भागेगा वहां तक भाग के अरेस्ट कर सकती है। यहां पर भी कितना फोर्स यूज करेंगे, जितना उसको उस समय अरेस्ट को अश्योर करने में, तो वो जो किसी को पकड़ने के लिए अगर ऐसा अपराधी है जिसने एलआई और डेथ का ऑफेंस किया है, तो ऐसे में उसके कहीं हाथ पैर में गोली भी मार के अगर पकड़ना पड़े, तो इसमें लिखा हुआ नहीं कि गोली मार के पकड़ना, इसमें इतना सा लिखा हुआ जितना फोर्स यूज करना, तो फोर्स में वो भी आ जाता है। फोर्स में ऐसा तो नहीं उसके पत्थर मारेंगे वो हाथ आ जाएगा, तो ऐसा पर्सन जो निकल भागा उसको अरेस्ट करना और उसका अलग से उसको पनिशमेंट मिलेगा, भारतीय न्याय संहिता की एक ऑफेंस उसका और बन जाएगा। 62 अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग विद द संहिता, गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुरूप किया जाना। यह बात बहुत ध्यान देने की है। अरेस्ट जो किया जाएगा वो अरेस्ट बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होगा, जो इस चैप्टर 5 में हमने डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। मन मर्जी नहीं चलेगी कि हम इनको इस हिसाब से अरेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से अरेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो जो एक्ट में बता दिया उसके अकॉर्डिंग अरेस्ट करना होगा। तो ये हमारे आज के डिस्कशन में आप में से किन्हीं को भी कोई बात समझ में नहीं आई हो, बीएनएसएस का चैप्टर 5 जो अरेस्ट के बारे में है, सेक्शन 62 तक का हमने डिस्कशन किया। इसमें कोई भी बात आप में से किन्हीं को भी पूछनी हो तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट का कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8306969794 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 8306969794 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 8306969794। आप में से किसी को भी बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनमें कोई भी डाउट हो, इनके लेक्चरर्स हम अल्टरनेट डेज पे युवान लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको और डिटेल में कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप युवान लॉ इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी अपना सजेशन देना तो भी आप दे सकते हैं। नमस्कार।